तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 गणित लेसन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 के सोल्यूशन की। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.5 को शुरू करने से पहले हम उसके बारे में बेसिक बातें बताएंगे, जो कि हर एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम बताते हैं। तो बात करते हैं एक्सरसाइज 3.5 में क्या है, हमारे लिए क्या करना है और कैसे सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए, सवाल पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। सवाल है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से जिसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं, या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। यही एक लाइन आपको समझनी है कि आपको समीकरण दिए रहेंगे, आपको उस समीकरण को वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। इसके पहले के जो एक्सरसाइज थे, एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.4, उसको आपने किसी दूसरे विधि सॉल्व करा। पहले आपने प्रतिस्थापन विधि सॉल्व किया, फिर उसके बाद आपने विलोपन विधि सॉल्व किया, लेकिन अब आपको सवाल को वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझना होगा कि वज्र गुणनखंड विधि क्या है। तो वज्र गुणनखंड विधि समझते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यह सबसे पहला बेसिक समीकरण, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे। फिर उसके बाद दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, दो इक्वेशन है। आपने प्रतिस्थापन विधि जान चुके हैं, विलोपन विधि जान चुके हैं, अब समझना है वज्र गुणनखंड विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले ये जो समीकरण है, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1। इतनी बात ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर चलो थोड़ा सा इधर लाओ इसको, x y 1 ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे b1, यहाँ पर लिखेंगे b2, यहाँ पर लिखेंगे c1, यहाँ पर लिखेंगे c2, यहाँ पर लिखेंगे a1 a2, फिर यहाँ पर लिखेंगे b1 b2। क्लियर है? आराम से देखिए। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे x, फिर लिखेंगे y, फिर लिखेंगे 1, नीचे लिखेंगे b1 b2 ऐसे, फिर c1 c2, फिर a1 a2, फिर b1 b2। करने के बाद नाम चुकी है वज्र गुणनखंड विधि। तो वज्र गुणनखंड विधि कैसे होगी, ऐसे क्रॉस करेंगे ऐसे। तो वज्र गुणनखंड विधि लग ही रहा है ऐसे, आपको इंग्लिश में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब सुनिएगा, देखिए अब क्या करेंगे। जो x है उसको यहाँ पर लिख लेंगे, अपान कर देंगे। जो x है उसको लिख लेंगे और बटे का चिन्ह लगाएंगे, और b1 का गुणा होगा c2 में, b1 का गुणा होगा c2 में। तो b1 c2। अगर तीर ऊपर से नीचे जाएगी तो प्लस, अगर तीर ऊपर से नीचे जाएगी तो प्लस, अगर नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस। ऊपर से नीचे तो प्लस, नीचे से ऊपर तो माइनस। तो नीचे से ऊपर जाना है, यानी b2 का गुणा करना है c1 में, तो हो जाएगा b2 c1, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि नीचे से ऊपर गए हैं। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे y, ठीक, क्या लिखेंगे y। अब c1 का गुणा होगा a2 में, तो c1 a2 माइनस, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना है, c2 a1 बराबर। अब 1 लिखना है यहाँ पर, 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, यह प्रोसेस आपको करने हैं और यहाँ से आपको सवाल लगाने हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, आपको बताते हैं। x और y का मान निकाल लेते हैं। इसको और इसको एक साथ लीजिए, पहले इसको और इसको एक साथ लीजिए, तो होगा क्या आपका x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर, इसके बराबर इसको लीजिए, तो बराबर क्या है, 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इसको बराबर कर दिए, चूंकि बराबर है तो बराबर कर दिए।
क्रॉस गुणा कर दीजिए इसका, तो x का गुणा इसमें हुआ तो होगा x मल्टीप्लाई होगा किसमें, a1b2 माइनस a2b1 में, बराबर इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो व्हाट विल गेट b1c2 माइनस b2c1। क्लियर है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, यह गुणे में उधर गया तो भागे में क्या हुआ हमारा, b1c2 माइनस b2c1 बटे, ये गुणे में इधर गया भागे में क्या हुआ, a1b2 माइनस a2b1। यहाँ से आपका आ गया x का मान। ऐसे आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक है। अब y का भी मान निकालना है, क्योंकि एक्चुअल में चाहे आप कोई सा मेथड लगा लो, आपको x और y का मान ही तो निकालना है एट द लास्ट। तो यहाँ से भी x और y का मान ही निकलेगा, और विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ही निकल रहा था। ठीक है। y का भी मान निकलने के लिए क्या करेंगे, इसको बराबर कर दीजिए, यानी y बटे c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1/a1b2 माइनस a2b1। ठीक है। इसको बराबर कर दिए हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y का इसमें होगा तो y मल्टीप्लाई किसमें, a1b2 माइनस a2b1 इक्वल टू, इसका 1 में होगा तो c1a2 माइनस c2a1। ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक गुणे में उधर गया तो भागे में, तो c1a2 माइनस c2a1 अपान एक गुणे इधर गया भागे तो a1b2 माइनस a2b1। ये आ गया आपका y का मान। ऐसे x का मान भी निकाल लेंगे और ऐसे y का भी मान निकाल लेंगे। सबसे पहले आप एक काम करिए, इसको आराम से नोट करिए, फिर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। अब आपको वज्र गुणनखंड विधि तो कुछ ना कुछ तो समझ में आ गई होगी, और समझ में आएगी जब क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे तब। ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ी सी एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो क्या है, तब सवाल पर बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए दे रखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से जिसका अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है, जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये 3 बातें कर रहा है। आपको हम बता चुके हैं इसके बारे में, फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि अगर कोई 2 समीकरण है, जैसे 2 समीकरण है, ये 2 समीकरण का युग्म है, तो इस 2 समीकरण का युग्म का जो हल होगा 3 प्रकार का होगा। किसी भी 2 समीकरण युग्म का जो हल होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अद्वितीय हल होता है, दूसरा है जिसका कोई हल नहीं होता है, और अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। मतलब या तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय का हल का मतलब होता है केवल एक ही हल, उसको छोड़कर कोई और नहीं, मतलब केवल और केवल एक हल। दूसरा होता है कोई हल नहीं, और तीसरा होता है अनेक हल। तो ये कब कब ऐसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बताया था कि यदि a1/a2 इसको जब तुलना करेंगे, a1a2 b1b2 और c1c2 को जब कंपेयर करेंगे, बहुत पहले बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम a1/a2 और b1/b2 की तुलना करें और ये पहले ही नहीं बराबर आ गया, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर आया, तो जो हमारा हल होता है, वह होता है अद्वितीय हल। क्या होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल, केवल एक हल। मतलब केवल एक हल का मतलब केवल एक ही x और y का मान आएगा, केवल एक ही x और y का मान आएगा। और आगे बढ़ते हैं, पहला होता है। फिर उसके बाद कोई हल नहीं कब होता है, देखिए कोई हल नहीं तब होता है कि जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन वह नहीं बराबर हो c1/c2 के। अगर a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन नहीं बराबर हो c1/c2 के, उस केस में हमें कोई हल नहीं मिलता है, उस केस में हमें कोई हल नहीं मिलता है। बातें आपको ध्यान देनी होगी। तीसरा केस होता है आपका कि यदि अब a1/a2 हो जाए बराबर b1/b2 के, और वो भी बराबर हो जाए c1/c2 के, यानी a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, वो भी बराबर हो जाए c1/c2 के, तीनों बराबर, उस केस में अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। यह 3 केस है, ये अभी आपको करना पड़ेगा सवाल में। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि अद्वितीय हल चेक करना है,
कोई हल नहीं किसका है चेक करना है, अपरिमित रूप से अनेक हल किसका है भी चेक करना है। फिर लास्ट में अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी कि जब अद्वितीय, जब आप चेक करोगे, जब आप दो समीकरण को चेक करोगे तो आपको तीनों केस में कोई एक तो केस मिलेगा ही। अगर आप चेक करोगे तो या तो आपको यह मिलेगा, या तो आपको यह मिलेगा, या तो एक यह मिलेगा, कोई ना कोई तो मिलबा करेगा। लेकिन यह करा है कि जब अद्वितीय हल की स्थिति हो, अद्वितीय हल की स्थिति मतलब जब यह वाला केस हो, जब यह वाला केस हो तभी उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है भैया। यानी जब यह वाला केस रहेगा तभी उसको आपको वज्र गुणनखंड विधि सॉल्व करना है। अगर कोई हल नहीं वाला केस आया तो नहीं सॉल्व करना है, छोड़ देना है। अगर अनेक हल होते हैं ऐसा केस आया तो भी हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है। केवल और केवल पहले वाले के लिए हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ठीक है, आई होप आपको कुछ न कुछ बातें समझ में आई होंगी। चलिए क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे एक एक बात और एक एक चीज़ समझाएंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए यहाँ तक उतारिए। तो चलिए सवाल नंबर पहला का पहला सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कैसे सवाल सॉल्व हो रहा है आपका। तो यह और यह है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि अद्वितीय हल है कि नहीं, क्योंकि अद्वितीय हल रहेगा तभी आपको सॉल्व करना है, अन्यथा सॉल्व नहीं करना है। हो ही नहीं पाएगा तो करेंगे कहाँ से, ठीक है। क्यों नहीं हो पाएगा उसके बारे में बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन। सबसे पहले इसकी तुलना करिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। इसकी तुलना करिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तुलना करेंगे तो आपको यहाँ पर a1 बराबर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा कि नहीं, क्योंकि x के साथ गुणे में कौन है 1, तो a1 इक्वल टू 1 मिला। b1 इक्वल टू मिला आपको कितना -3, और c1 इक्वल टू कितना मिला, वो भी मिला -3। यहाँ से a2 इक्वल टू कितना मिला 3, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू मिला -9, और c2 इक्वल टू मिला -2। c2 इक्वल टू मिला कितना -2। क्लियर है। चलिए कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो अगर हम करते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 वाला लगाते हैं तो देखिए कैसे लगेगा। a1 कितना है आपका 1/a2 कितना है 3, b1 कितना है -3, b2 कितना है -9, c1 कितना है -3 और c2 कितना है -2। चलिए देखते हैं, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 3, 3 3 के 9, और माइनस से माइनस कट गया तो आपका आया 1/3 इक्वल टू, देखो हाई 1/3 के बराबर हो गया है, और यहाँ पर हो रहा है आपका 3/2। तो हाई दोनों तो बराबर है, लेकिन हाई इसके बराबर है नहीं, बराबर है। तो जब यह होता है, जब ऐसा केस आता है कि a1/a2 तो बराबर हो गया है b1/b2 के, बट c1/c2 बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट c1/c2 नहीं बराबर है। तो हमको पता है कि कोई हल नहीं होता इस केस में। इस केस में आपको कोई हल नहीं होता है या नहीं मिलता है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अद्वितीय हल की स्थिति होती तब ना सॉल्व करते हैं। ये तो कोई हल नहीं की स्थिति है तो सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहीं पर क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाइए, पहला सवाल, आगे बात करते हैं। तो चलिए पहला का दूसरा सवाल देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले समीकरण को आप ऐसे लिख लीजिए, 2x प्लस वाई प्लस बराबर 5 है तो इसको इधर लाइए, तो -5 बराबर 0। इसको कर लीजिए 3x प्लस 2y -8 बराबर 0। यहाँ से इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। इसकी करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a1 आपको क्या मिल जाएगा 2, b1 मिल जाएगा आपको 1, c1 मिल जाएगा आपको -5, a2 आपको मिल जाएगा 3, b2 मिल जाएगा 2 और c2 मिल जाएगा -8। कंपेयर करते हैं तो a1/a2, तो a1 है 2/a2 है 3, b1 है 1 और b2 है 2, c1 है -5 और c2 है -8। तो इसको काट देंगे तो ध्यान से देखिए, तो यह दोनों बराबर ही नहीं है, यह दोनों पहले ही बराबर नहीं है। यानी यह केस आ जा रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2।
B2 के। तो यह केस कब होता है? जब आपका एक अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल है। तो यह अद्वितीय हल होता है तभी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, जो कि यहाँ पर आ गया है कि 2/3 नहीं बराबर है 1/2, यानी पहले ही बराबर नहीं है, मतलब यह केस है। यह केस का मतलब अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि इन दोनों समीकरण का जो युग्म है वो अद्वितीय हल प्रदर्शित कर रहा है। कौन सा हल प्रदर्शित कर रहा है? अद्वितीय हल। और जब अद्वितीय हल की स्थिति है तब उससे आपको बज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात भी करना है, तब आपको यहाँ पर बज्र गुणनखंड विधि लगानी पड़ जाएगी। तो चलिए लगा के देखते हैं। हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताया था कैसे लगाना है। पहले लिखना है x, फिर लिखना है y, फिर लिखना है यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ पर लिखना था आपको, अगर याद हो तो मैं फिर से लिख दूँ, तो यहाँ पर लिखना था आपको B1 चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। यहाँ पर लिखना था B1 B2, यहाँ पर C1 C2, यहाँ पर A1 A2, यहाँ पर B1 B2, ऐसे लिखना था, ठीक है। तो B1 के जगह कितना लिखना है? B1 कहाँ भैया? B1 है आपका 1, तो B1 की जगह हम रख दिए 1। C1 कहाँ गया? C1 है -5, तो रखिए -5। A1 की जगह रखना है आपको 2, तो रखिए 2। B1 की जगह रखना है आपको 1, तो रखिए आराम से रखिए, कोई खास जरूरत नहीं है। B2 की जगह रखना है 2, C2 की जगह रखना है -8, A2 की जगह रखना है 3 और B2 की जगह रखना है आपको 2। B2 की जगह क्या रखना है आपको? 2। क्लियर है? अब क्या करना है आपको? इतना जब लिख लेंगे आप कि यहाँ पर B1 की वैल्यू, यहाँ पर B2 की वैल्यू, यहाँ पर C1 की वैल्यू, यहाँ पर C2 की वैल्यू, फिर यहाँ पर A1 की वैल्यू, फिर यहाँ पर A2 की, फिर यहाँ पर B1, फिर यहाँ पर B2, सबको लिखने के बाद आपको ऐसे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक। तो अब लिखना है आपको यहाँ पर x, अब उसके नीचे 1 का मल्टीप्लाई होगा -8 में, तो होगा -8। माइनस फार्मूले से आता है पहले ही, माइनस पहले से फार्मूले में रहता है, बताया था जब नीचे से ऊपर होता है तो माइनस लग जाता है पहले ही। तो 5 दूनी के जब 10 गुणा होगा तो भी तो माइनस देगा, 2 5 6 10, लेकिन माइनस का 10 होगा ना, तो जो यहाँ से माइनस आएगा इस माइनस को कर देगा प्लस। क्लियर है? बराबर y के बटे में लिखना है, तो y के बटे में लिखना है तो 5 यहाँ के 15, लेकिन माइनस का 15 क्योंकि माइनस है, माइनस फार्मूले से, और 8 दूनी के 16 माइनस का, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस, तो 8 दूनी के 16 माइनस का 16, और फार्मूले माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा 16। बराबर अब क्या होगा 1/2 दूनी के 4 माइनस फार्मूले से 3 एकन्ने 3। सॉल्व कर लीजिए आराम से। तो x 10 में से 8 गया 2 बराबर y बटे 16 में से 15 गया 1 बराबर 1/4 में से 3 गया 1। अब सिंपली एक बार इसके बराबर इसको कर दीजिए, तो x बटे 2 बराबर 1/1 मतलब 1, इसके अपन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। x का गुणा 1 में होगा तो x, और 2 का गुणा 1 में होगा तो 2, यानी x इक्वल टू 2। तब इसका बराबर कर दीजिए इसको, यानी y बराबर हो जाएगा, सीधे सीधे दिख रहा है y बराबर 1, तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ऐसे आपको लगाना है। नए मेथड समझे, पुराने मेथड पुराने हो गए हैं, विलोपन प्रतिस्थापन। नया मेथड आपने कौन सीखा? बज्र गुणनखंड विधि। इसको एक बार चेक करते हैं कि हमारा जो लाए हैं x और y का मान वो सही है क्या। इक्वेशन में पुट करके देखते हैं सही है क्या। जैसे इक्वेशन हमारा है 2x + y बराबर 5, तो रखते हैं x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 1 बराबर 5, 2 दूनी के 4 + 1 बराबर 5, तो 5 बराबर 5। सही है, सब कुछ सही है, नया मेथड भी सीखे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।